तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो ये जो है हम लोग आज जो शुरू करेंगे वो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन पढ़ेंगे, है ना। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो सवाल उठता है कि इंटरमीडिएट कोड क्या है। बखूबी तुम लोग जानते भी हो, है ना। कंपाइलर का बेहद इम्पोर्टेंट फेज। सिमेंटिक एनालिसिस के बाद कौन सा फेज आता है कंपाइलर में? कोड जनरेशन फेज ही आता है ना। कोड जनरेशन फेज ही आता है। तो ये जो इंटरमीडिएट कोड है, जैसा कि इसका नाम से ही पता चलता है कि दिस कोड इज इन बिटवीन। कहाँ ये एग्जिस्ट करता है बोलो? यहाँ तुम्हारा क्या है? हाई लेवल और लो लेवल के बीच में। ये है तुम्हारा हाई लेवल सोर्स कोड और मशीन कोड के बीच में। यस एंड देयर इज मशीन लैंग्वेज and in between there is intermediate language, है ना। इससे क्या फायदा है बताओ? इंटरमीडिएट लैंग्वेज बीच में लाने से क्या फायदा हुआ? देखो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है दैट इज entirely machine independent, agree or not? yes, है ना। ये पूरी तरह मशीन इंडिपेंडेंट होता है। और ये जो मशीन लैंग्वेज है दिस इज डिपेंडेंट ऑन मशीन डिपेंडेंट होता है। हाई लेवल मशीन लैंग्वेज जो है दिस इज डिपेंड ऑन मशीन लैंग्वेज। डिपेंड ऑन मशीन लैंग्वेज से मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंड ऑन मशीन लैंग्वेज? इसका मतलब क्या हुआ? वो जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो लैंग्वेज सिर्फ वो एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ नहीं, देखो इसका मतलब ये हुआ कि इफ योर हार्डवेयर विल चेंज देन योर लैंग्वेज मस्ट बी चेंज्ड। समझ रहे हो? जिस प्लेटफॉर्म के लिए लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज बना हुआ है, अगर वो प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा तो लैंग्वेज भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और अगर तुम कह रहे हो कि ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? मशीन डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के चेंज होने से, मशीन के हार्डवेयर को चेंज होने से, मशीन का प्लेटफॉर्म चेंज होने से क्या होगा कि तुम्हारा लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। या यूं कहो, इसको उलट के भी कह सकते हो कि अगर लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट को हमने चेंज किया है तो देयर इज नो नीड टू चेंज मशीन। बात समझे? तो ये जो इंटरमीडिएट कोड है दिस एग्जिस्ट इन बिटवीन दीज लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है ये क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज तो जरूर हमको दिख रहा है, और फार टू हाई लेवल लैंग्वेज एंड क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज कह सकते हैं हम लोग इसको। तो लेकिन खास बात क्या है कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज इज आल्सो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, राइट। तो इसका एक बड़ा बेनिफिट हम लोग को ये मिल जाता है कि जो ऑप्टिमाइजेशन होगा तुम्हारे कोड में, तो ऑप्टिमाइजेशन कोड का ऑप्टिमाइजेशन तो समझते हो ना तुम लोग? नहीं भी समझते हो तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक अलग से भी लेक्चर तुम लोग को देंगे, है ना। हाउ टू ऑप्टिमाइज हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। तो जो ऑप्टिमाइजेशन होगा कंपाइलर के द्वारा तुम्हारे लैंग्वेज का, ठीक है, तो उस ऑप्टिमाइजेशन में कहीं ना कहीं प्रोग्राम जो है मेरा वो चेंज होगा, इंस्ट्रक्शन ऊपर नीचे होगा, है ना, उसका ऑर्डर चेंज होगा। उसमें से हो सकता है कि कुछ कंस्ट्रक्ट को हटाना पड़ जाए, दैट मे बी पॉसिबल ड्यू टू ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो लैंग्वेज फाइनली चेंज होगा, एंड अगर लैंग्वेज चेंज होगा ऑप्टिमाइजेशन के कारण तो मशीन उससे क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। बात समझ रहे हो? मशीन पर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ऑप्टिमाइजेशन इज इजियर, राइट।
क्लियर हुआ तुम लोग को बात? यस मैम। ठीक है, तो who will convert your high level language into intermediate language? This is one important question. Who will convert this high level language into intermediate language? So for that we use syntax directed translation. पढ़ा ना अभी तुमने कुछ लास्ट क्लास में? यस मैम। syntax directed translation. Syntax directed ट्रांसलेशन। क्लियर हुआ कि ये जो तुम्हारा है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, जो अभी हम लोग पढ़े उसमें देखे थे हम लोग कि सिमेंटिक्स डिफाइन किया था हमने, तो फॉर दिस आल्सो वी नीड टू डिफाइन सम सिमेंटिक एक्शन, ठीक है ना? तो दैट एक्शन विल बी रेस्पॉन्सिबल टू जनरेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इट्स क्लियर और नॉट? यस मैम, क्लियर। इट्स क्लियर। तो मैंने क्या बताया, देखो दो बात बताया मैंने कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है दैट इज फार फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज एंड क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज, एंड इंटरमीडिएट लैंग्वेज इज आल्सो machine independent language. That is why if some optimization is possible on intermediate language, that does not affect machine. और इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हो कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज के चेंज होने से मशीन बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा, और मशीन के चेंज होने से भी इंटरमीडिएट लैंग्वेज इफेक्ट नहीं होगा ड्यू टू मशीन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इट्स क्लियर और नॉट? यस मैम। चलो तो अब आगे मूव करते हैं, किस चीज में बताओ? अब नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए? टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट लैंग्वेज। कितने तरह का इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है? क्या तुम लोग बता सकते हो कितने तरह का इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है? बोलो। मैम 3 टाइप्स का। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट लैंग्वेज। दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, इसमें भी 2 किस्म का इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है। वन इज कॉल्ड हाई लेवल, क्लियर हो रहा है? अनदर वन इज कॉल्ड लो लेवल, ठीक है? तो जो लो लेवल होता है ये फिर से डिवाइड हुआ है 2 टाइप्स में। अब देखो ये जो लो लेवल लैंग्वेज है नहीं, लो लेवल 3 टाइप्स में। लो लेवल कितने टाइप्स में डिवाइड हुआ है? 3 टाइप्स में। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। बता सकते हो 2 टाइप्स ये क्या है? वन इज कॉल्ड सिंटैक्स ट्री और डैग। यस, हाई लेवल में आएगा और डैग। डैग। डैग को ही दूसरा क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ट्री आल्सो, सिंटैक्स ट्री, है ना? कि ये एब्स्ट्रैक्ट ट्री जब हम लोग डैग के लिए भी ट्री बनाते हैं तो डैग का जो ट्री होगा दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट ट्री। क्लियर? लो लेवल लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू व्हाट टाइप? 3 टाइप्स। बताओ कौन कौन? 3 टाइप्स बोलो। ये असल में देखो इसको डायरेक्ट ऐसे हमको नहीं लिखना चाहिए था। लो लेवल लैंग्वेज जो है ये असल में कुछ और नहीं है, क्या है? 3 एड्रेस कोड। लो लेवल लैंग्वेज क्या कहलाता है? 3 एड्रेस कोड। ठीक है, अब ये 3 एड्रेस कोड जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, राइट? वन इज कॉल्ड यस मैम। quadruple, clear? Yes, another one is triples. Third one is indirect ट्रिपल। सबको समझ में आया?
Yes, ma'am. एक बार और रिव्यू कर लेते हैं, फिर सबका एग्जांपल लेंगे हम लोग कि जो तुम्हारा इंटरमीडिएट लैंग्वेज है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. One is high High level, level language, another one is low level. लो लेवल. हाई लेवल जो है वो फिर से कितने में डिवाइड हुआ है? सिंटेक्स Two ट्री एंड types. DAG, DAG. abstract tree. यस, एब्स्ट्रैक्ट ट्री. एब्स्ट्रैक्ट ट्री को ही हम लोग DAG कहते हैं या DAG को ही एब्स्ट्रैक्ट ट्री कहते हैं. और लो लेवल जो होता है वो केस में हुआ 3 एड्रेस कोड. ठीक है, 3 एड्रेस कोड is again divided into 3 types: quadruple, triple and इनडायरेक्ट ट्रिपल. तो यही तुम्हारे इंटरमीडिएट लैंग्वेज का पूरा टाइप्स हुआ. क्लियर हो गया सबको? अब इसमें देखो, ये जैसा कि इसका नाम ही लगता है हाई लेवल लैंग्वेज, दिस इज नियरर टू हाई लेवल इटसेल्फ एंड दिस इज द टाइप ऑफ लो लेवल इंटरमीडिएट लैंग्वेज. दिस इज नियरर टू machine language. This one is nearer to Machine language. machine language. तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज के लिए अक्सर तुम लोग से एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज सिंटेक्स ट्री, व्हाट इज डैग, है ना. और गेट में भी कई बार तुमसे सवाल पूछा जाता है कि डैग को रिप्रेजेंट कीजिए, कौन सा एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग क्या डैग है ना. तो यूनिवर्सिटी और गेट सबके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. विच वन? हाई लेवल लैंग्वेज. किसको बोल रहे हो? बोलो. High level language. हाँ, तो अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं? कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग सिंटेक्स ट्री, डैग सब कुछ को हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे. तो अब देखो ये जो है इसी से अंतर भी हम लोग को समझ में आ जाएगा. अब एग्जाम्पल मान लो लिया हमने, इफ a ग्रेटर देन 0 देन ए असाइन करो, ए में क्या 3 इंटू बी प्लस 1. बुक का ही सवाल लिया है मैंने. एल्स बी प्लस 1 टू बी. समझ में आ रही है बात? मैंने सिंपल एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट लिखा. बखूबी जानते हो इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसको प्रोसेस करो, देन को, फॉल्स है तो एल्स पार्ट को प्रोसेस करो. यही होता है ना. तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या खींचना है, पहले हम लोग क्या खींचते हैं, सिंटेक्स ट्री खींचते हैं, है ना. सिंटेक्स ट्री. हाँ, सिंटेक्स ट्री. तो सिंटेक्स ट्री जो है नियरर टू क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज ही है. तो इसमें हम लोग हाँ, इसमें कंस्ट्रक्ट वही रहेगा, बस इसको किस फॉर्म में दिखाएंगे, ट्री के फॉर्म में दिखाएंगे, है ना. ट्री के फॉर्म में. ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन भी समझ में आ जाएगा. तो यहाँ देखो, इसके लिए अगर तुम सिंटेक्स लिखोगे तो ट्री बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पहले इफ हो जाएगा और इफ के लेफ्ट में क्या आएगा, ग्रेटर देन. क्या ग्रेटर देन आएगा बताओ, ये सिंबल है. अब इसमें क्या है, ए ग्रेटर देन 0 आएगा में, है ना. कि इफ के साथ क्या है, ए ग्रेटर देन 0, तो ऑपरेटर हमने यहाँ लिख दिया है. अब इसमें देखो, ये इफ के साथ दो बातें जुड़ी हुई हैं. एक तो जब ये ट्रू होगा तब और फॉल्स होगा तब, है ना. तो जो ट्रू होगा उसके लिए एक लाइन खींचो और जो फॉल्स होगा उसके लिए एक लाइन खींचो. सही है ना, क्लियर है? Yes, ma'am. तो अब इसमें देखो, अगर ट्रू पार्ट होगा तो इसमें असाइन करेंगे हम लोग. असाइनमेंट तो दोनों में ही है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो असाइन ट्रू पार्ट में क्या करोगे, तो इसमें तुम असाइन कर रहे हो ए में. किसको असाइन कर रहे हो बोलो? तो इनटू किसका हो रहा है, 3 और किसका, b प्लस 1 का. देखो समझ में आया? इसमें देखो, इसको खींचने के वक्त बस तुम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो इसमें जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखो, तो तुमको पता है कि जो ब्रैकेट में दिया रहता है एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स फर्स्ट, है कि नहीं. जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन होता है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा. ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे नीचे में आएगा तुम्हारा पार्स ट्री में, यानी सिंटेक्स ट्री में. क्लियर हो रहा है मेरी बात? यस मैम. सिंटेक्स ट्री में देखो, सिंटेक्स ट्री और पार्स ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है, बता सकते हो क्या? सिंटेक्स ट्री और पार्स ट्री में क्या डिफरेंस है, एक दिन मैंने तुम लोग को बोला भी था, बताओ.
देखो जो सिंटेक्स ट्री होता है उसके इनर नोड पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, ऑपरेटर। देखो सब ऑपरेटर है ना, दिस इज असाइन ऑपरेटर, दिस इज ग्रेटर देन ऑपरेटर, दिस इज इफ ऑपरेटर, दिस इज मल्टीप्लाई, दिस इज प्लस, है ना। तो सिंटेक्स ट्री में हमेशा जो नॉन लीफ नोड होता है दैट इज ऑलवेज ऑफ टाइप ऑपरेटर, और जो लीफ नोड होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑपरेंड। याद आया? ऑपरेंड। राइट, क्लियर हुआ? Yes. सिंटेक्स ट्री जो होता है उसको खींचने के लिए हम लोग हमेशा क्या ध्यान रखेंगे कि जो नॉन लीफ नोड होगा उसमें हम लोग किसको डालेंगे, एक्सप्रेशन के ऑपरेटर को। जैसे इसमें ऑपरेटर क्या क्या है, वन इज असाइनमेंट, अनदर वन इज मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वन इज एडिशन, राइट। तो इस एक्सप्रेशन में 3 ऑपरेटर है, तो 3 तुम्हारा क्या आएगा, नॉन टर्मिनल नोड, है ना। और ऑपरेंड कितने हैं, तो देखो A, 3, B and 1, these 4 are operand of this expression, clear or not? A, 3, B and बोलो 1, तो these are the operand of this expression। तो ऑपरेंड हमेशा किस में आएगा, लीफ नोड पर, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसमें किस ऑर्डर में हम ऑपरेटर को अरेंज करेंगे। तो हमने अभी तुमको क्या समझाया कि जिस ऑपरेटर को सबसे पहले इवैल्यूएट करना है वो ट्री के सबसे नीचे आएगा। मेरी बात ध्यान आ रही है, समझ आ रही है तुम लोग को? जिस ऑपरेटर को सबसे पहले इवैल्यूएट करना है दैट मस्ट कम एट लोअर ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या इवैल्यूएट करना है, b + 1 प्लस को ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो देखो सबसे नीचे मैंने इसको ट्री में लिखा है, सही किया है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या इवैल्यूएट होगा, b + 1। उसके बाद क्या इवैल्यूएट होना है, देखो मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है? यस मैम। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा तुमको, खुद से भी इसी को लिखना होगा। तो उसके बाद इसमें इवैल्यूएशन किसकी होनी है, मल्टीप्लिकेशन की, इसलिए प्लस मल्टीप्लिकेशन की। देखो प्लस के ऊपर क्या आएगा, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से b + 1 इवैल्यूएट होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इवैल्यूएट होगा, किसके किसके साथ, 3 और b + 1 को ये मल्टीप्लाई करेगा। देखो आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हाट विल हैपन, असाइनमेंट, असाइनमेंट। तो सबसे लास्ट में असाइन होगा, क्या होगा, सबसे लास्ट में असाइन होगा दिस एक्सप्रेशन, फॉर दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फॉर दिस एक्सप्रेशन ये सबसे लास्ट में असाइन होगा, इसलिए ट्री के सबसे ऊपर में तुमको ये डालना है ना। तो उसी प्रकार से देखो जब ये फॉल्स पार्ट में आएगा तो यहाँ देखो तुम लोग अब खुद बताओ कि मैं पहले किसको लिखूं। यहाँ 2 ऑपरेटर है, वन इज असाइनमेंट, अनदर वन इज प्लस। तो पहले यहाँ असाइनमेंट लिखा जाएगा कि पहले प्लस असाइन? यस असाइन, पहले असाइन, यस गुड। क्योंकि अब असाइनमेंट को मैं असाइन भी लिख सकती हूँ और ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो असाइनमेंट पहले होगा, उसके बाद क्या होगा बताओ, उसके बाद b + 1 होगा, और उसके बाद कौन ऑपरेटर आएगा, प्लस, है ना। और प्लस में कौन कौन ऑपरेंड होगा, b और 1, यस b और 1 को प्लस करना है ना। b और 1 तुम्हारा क्या हो गया, प्लस हो गया। समझ में आया तुम लोग को कि b + 1 जो होगा वो किस में असाइन हो जाएगा, b में, और b में, है ना। तो ये बात तुमको समझ में आई। सिंटेक्स ट्री जब किसी भी एक्सप्रेशन का, देखो हो सकता है तुमको एग्जाम में ये दे दे इस स्टेटमेंट के अलावा कोई और स्टेटमेंट लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो कह दे कि इसके करस्पॉन्डिंग आप सिंटेक्स ट्री आप लिखिए, या फिर तुमसे पूछ दे कि व्हाट इज सिंटेक्स ट्री। इन बोथ केसेस यू हैव टू एक्सप्लेन सिंटेक्स ट्री विथ सम एग्जांपल, है कि नहीं है। तो दोनों ही परिस्थिति में या तो तुमको एग्जांपल तो देना ही पड़ेगा, और अगर कोई एक्सप्रेशन दिया होगा तो भी तुम उसके करस्पॉन्डिंग सिंटेक्स ट्री खींच सकते हो। तो खींचने के दरमियान तुमको तुम्हारे दिमाग में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात रहेगा, पहला कि जो ट्री के अंदर 2 किस्म का नोड होता है, 2 टाइप का नोड होता है, कौन कौन बताओ जल्दी, लीफ नोड और नॉन लीफ नोड। तो जो लीफ नोड होगा उसका कोई चाइल्ड नोड नहीं होगा, है कि नहीं। लीफ नोड वही होता है जिसका कोई चाइल्ड नहीं हो।
वो खुद लीफ है। तो जो लीफ नोड होगा उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऑपरेंड। ऑपरेंड। ऑलवेज सिंटेक्स ट्री में ऑलवेज कीप इन योर माइंड ऑल ऑपरेंड विल कम एट द प्लेस ऑफ लीफ नोड। क्लियर है लीफ ना नोड कि ऑल ऑपरेंड मस्ट कम एट द प्लेस ऑफ लीफ नोड। और जो नॉन लीफ नोड होगा उस पर क्या रहेगा हमेशा, ऑपरेटर। ऑपरेटर। यस, नॉन लीफ नोड पर ऑपरेटर। ठीक है, नॉन लीफ नोड पर क्या रहेगा, ऑपरेटर। यहां मैं लिख देती हूँ, लीफ नोड पर तुम्हारा रहेगा ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब डाटा जिसके ऊपर तुमको काम करना है। और नॉन लीफ नोड पर क्या रहेगा, बोलो भाई। ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है, नॉन लीफ नोड पर रहेगा ऑपरेटर। क्लियर है। चलो अब इसमें तीसरा और आखिरी बात क्या ध्यान रखना है, दो बात हम लोग को ध्यान रखना है। सो तो समझ गया तुम लोग कि भाई लीफ नोड पर ऑपरेंड रहेगा और नॉन लीफ नोड पर ऑपरेटर रहेगा। अब सवाल उठता है कि इस ऑपरेटर को तुम किस ऑर्डर में अरेंज करोगे, पहले कौन और पहले बाद में कौन आएगा। तो इसके ऑर्डर को अरेंज करने के लिए तुम क्या दिमाग में रूल रखोगे, ध्यान में बताओ जल्दी से। जिसका ऑपरेशन प्रेसिडेंस हाई रहेगा उसको सबसे नीचे रखेंगे। यस, ट्री के सबसे नीचे में वही ऑपरेटर आएगा दोज हैव हाई प्रेसिडेंस, है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई किसका प्रायोरिटी सबसे अधिक है, पहले उसको करते हैं, फिर उसके बाद को करते हैं, फिर उसके बाद को। जब इतनी बात तुम तीन रूल को दिमाग में रखोगे तो तुम किसी भी एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग सिंटेक्स ट्री खींच सकते हो। अब यहीं पर देख लो ना, तुम सबसे पहले तुमको क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा, a ग्रेटर देन 0। सही बात है कि नहीं। तो इस इफ के साथ तीन कंपोनेंट है, एक तो इफ का खुद का कंडीशन, दूसरा इफ का ट्रू पार्ट, तीसरा इफ का फॉल्स पार्ट। सही है ना। तो इसीलिए इस नोड से तुमने 3 नोड्स को जनरेट किया है। फर्स्ट नोड फॉर व्हाट, कंडीशन के लिए। तो इसमें कंडीशन चेक करने के लिए ऑपरेटर क्या दिया हुआ है बताओ, ग्रेटर देन 0। greater than is the single operator here and there are 2 ऑपरेंड। तो इस पूरे सिंटेक्स ट्री में सबसे पहले जरा देखो तो कौन इवेल्युएट होगा, a ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दिख रही है कि नहीं यहाँ। यस मैम। उसके बाद फिर आएगा ट्रू पार्ट, इसको इवेल्युएट करेगा, अगर ये ट्रू होगा तो, नहीं तो किस में जाएगा, टू दिस पार्ट, फॉल्स पार्ट में, है ना। और इसके लिए भी तुमने क्या किया, असाइनमेंट बाद में इवेल्युएट होगा इसलिए ट्री में सबसे पहले, और प्लस उसके बाद होगा इसलिए प्लस इसमें। तो अब बताओ कि तुम लोगों को सिंटेक्स ट्री समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया। बस इसमें यही 3 बात ध्यान रखेंगे कि लीफ नोड पे हमेशा ऑपरेंड, नॉन लीफ नोड पे हमेशा ऑपरेटर, और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो रहेगा वो बॉटम से शुरू होगा, है ना। हाई प्रेसिडेंस बॉटम में, उसके बाद फिर उससे लो प्रेसिडेंस, फिर उससे लो प्रेसिडेंस, है ना। तो टॉप में हमेशा लो प्रेसिडेंस ऑपरेटर रहेगा और बॉटम में हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर रहेगा। क्लियर है ना, क्लियर है। तो अब बताओ कि ये तो हो गया सिंटेक्स ट्री, एक लो लेवल जो सॉरी, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, लो और हाई, हाई लेवल। तो एक तो इसमें पढ़ लिया। अब दूसरा सवाल उठता है कि डैग क्या होता है, उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, डैग। तो डैग में भी तुमको ट्री ही खींचना है, तभी तो उसका नाम एब्स्ट्रैक्ट ट्री है। तो क्या डिफरेंस है सिंटेक्स ट्री और डैग में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंटेक्स ट्री एंड डैग, देयर इज ओनली वन डिफरेंस। मैम इसमें जो सब एक्सप्रेशन रहता है वो सिंगल नोड से दिखाया जाता है। यस, कॉमन सब एक्सप्रेशन जो है उसको, जैसे यहाँ पर देखो कॉमन सब एक्सप्रेशन क्या है, b+1 और b+1। तो यहाँ जो प्लस है दिस इज रिपीटेड एक्सप्रेशन, दिस इज कॉमन एक्सप्रेशन, है ना। तो जो ये कॉमन एक्सप्रेशन होता है उसको 2 बार लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम डैग में क्या करोगे, इसको
इस नोड का लिंक यहाँ दे दोगे, है ना, इसी नोड का लिंक यहाँ दे दोगे पेरेंट में, तो दोबारा से तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो झट से उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, है ना। तो डैग खींचने के लिए इसको कर लेते हैं, पहले खींच लो। इफ है तो इफ के 3 पार्ट हो गए, 1 फॉर कंडीशन, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना है, होगा क्या? नहीं। ट्रू पार्ट, इसमें भी कोई चेंज नहीं होना है। स्टार 3 बोलो तुम लोग, प्लस B1। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा फॉल्स पार्ट, है ना। तो फॉल्स पार्ट में तुम्हारा क्या है, बी में असाइन होगा क्या, बी में असाइन होगा B+1। तो तुम सिंपली क्या करोगे, यहाँ इसका लिंक दे दोगे, तुम सिंपली यहाँ क्या करोगे, लिंक दे देंगे। यहाँ अलग से B+1 के लिए कोई नोड खींचने की जरूरत नहीं है। कॉमन एग्जीक्यूशन का हम क्या करते हैं, पेरेंट से उसको क्या करेंगे, लिंक दे देंगे। क्लियर हुआ? लेकिन इसमें फिर तुमको एक बात ध्यान देना है कि अब सवाल उठता है कि यहाँ से लिंक देते या ऊपर से, इस B+1 का लिंक दें कि इस B+1 का लिंक दें। तो हमेशा जो बॉटम में इवैल्यूएशन रहेगा उसका लिंक टॉप में देना है। क्यों? क्योंकि बॉटम वाला जो होगा वो क्या होगा, पहले इवैल्यूएट होगा, हाई पहले इवैल्यूएट होगा। हाँ, तो क्योंकि उसका हाई प्रेसिडेंस है। यस, दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो दिस इज फाइनली कंप्लीटेड। यस मैम। तो अब तुम्हारा क्या कंप्लीट हो गया बताओ, तुम्हारा इंटरमीडिएट हाई लेवल में हाई लेवल इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है, सिंटैक्स और डैग जो है, ये हम लोग बखूबी अच्छे से समझ गए विथ एग्जांपल। कोई दिक्कत तुम लोग को? नो मैम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, वेदर that is interview or whether that is of university type or whether that is of GATE। इस दोनों में से एक सवाल तुम्हारे पास 2 नंबर का या 4 नंबर का रहेगा ही रहेगा। सही बात है कि नहीं? यस मैम। किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। तो चलो अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कौन सा, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, लो लेवल इंटरमीडिएट लैंग्वेज।